गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसमें अभी हम लोग लेसन नंबर 7 पर है, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस लेसन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने शेयर कैपिटल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को रिवाइज करें कि शेयर कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का मीनिंग यही निकलता है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे तो हम कैपिटल के नाम से ही जानते हैं। मतलब बिजनेस में जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस कैपिटल को हम नॉर्मली कैपिटल के नाम से पूंजी के रूप में ही जानते हैं। लेकिन पर्टिकुलर कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं, तो उसी अमाउंट को, उसी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर हम लोग शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें 4 डेफिनेशंस थी। यानी 2 डेफिनेशंस आप लोगों को नोट डाउन करना है। साथ ही साथ में यहाँ पे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़े थे, जिसमें 13 पॉइंट हमको बुक में दिए हुए हैं और मैंने आप लोगों को कहा है कि इन्हीं 8 पॉइंट आप लोग लर्न करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। कंपनी के फीचर्स पढ़ने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था। कंपनी का यहाँ पे कितनी कैटेगरी होती है, कंपनी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उन कैटेगरीज के बारे में जाना। तो यहाँ पे मेनली कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, दायित्वों के आधार पर कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के सदस्यों की संख्या के आधार पर। और थर्ड नंबर पे दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। अगर यहाँ पे इन तीनों मेन पॉइंट्स को हम लोग देखें तो इनके भी सब पार्ट है, जिसमें है लाइबिलिटीज़ के बेस्ड पर यहाँ पे है एक लिमिटेड और एक सेकंड है अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली भी 2 कैटेगरीज है, जिसमें फर्स्ट है लिमिटेड बाय शेयर और सेकंड है लिमिटेड बाय गारंटी। सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमको पॉइंट दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंगली कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो है एक प्राइवेट कंपनी और सेकंड है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की भी 2 सब कैटेगरीज है, जिसमें है एक जनरल प्राइवेट कंपनी और थर्ड सेकंड है 1 पर्सन कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंगली स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। इस तरह से यहाँ पे कंपनी को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हमारी वर्किंग, हमारा जो एक बिजनेस को परफॉर्म करने का जो एक पार्ट है, एक जो एरिया, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यहाँ पे इन्हीं सब कंपनियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ा था कि ये सब कंपनियाँ क्या होती हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह से होता है, इनकी रूल्स रेगुलेशन क्या होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की स्थापना किस तरह से की जाती है, कंपनी को स्टार्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसकी भी लीगल प्रोसेस होती है। उन लीगल प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये लीगल प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। उनको पढ़ने के बाद में हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, कंपनी के प्रमुख प्रलेख, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे प्रलेख और इंग्लिश में होगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। यहाँ पर मैंने आप लोगों को टिक करवाया है कि ये इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोटिस बेसिस पर पूछा जाता है। टिप्पणी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट नोट, पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको करना ही है, अपनी ऑन लैंग्वेज आप लोगों को इसको करना है। और अब हमारी जब जूम पे मीटिंग होगी तो मैं आप लोगों से ये पूछूंगी। सेकंड नंबर पे दिया हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम वो होता है जिसमें कंपनी की इंटरनल प्रोसेस के बारे में हाईलाइट किया जाता है। कंपनी के इंटरनल प्रोसेस को जहाँ पे हम लिखते हैं वो हमारा होगा पार्षद अंतर नियम, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड नंबर पे हमको यहाँ पे दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें कंपनी के अंदर की चीज़ों के बारे में प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी जाती है कि कंपनी किस तरह से अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस को करेगी। प्रोस्पेक्टस को हिंदी में कहा जाता है प्रविवरण। इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पूरे पॉइंट कवर करे। आगे हम लोगों ने देखे शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स को हिंदी में कहा जाता है अंश। तो हम लोगों ने अंश को देखा, शेयर्स को देखा कि कंपनी की जो टोटल अमाउंट होती है, जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, उस कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और वही स्मॉल यूनिट्स, वही छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, वही कंपनी के अंश के रूप में या कंपनी के शेयर्स के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर कंपनी के शेयर्स को हम लोगों ने देखने के बाद में, कंपनी के शेयर्स को पढ़ने के बाद में हम लोगों का जो पार्ट था वो था यहाँ पे नेचर्स ऑफ शेयर। कंपनी के जो अंश होते हैं उनका क्या नेचर होता है,
प्रकृति क्या होती है ये हम लोगों ने पढ़ा। शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ शेयर्स देखे, उसमें 2 कैटेगरीज होती है। शेयर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होती है इक्विटी शेयर या फिर जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर, और सेकंड होता है प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी शेयर की पूरी थ्योरी पढ़ी, प्रेफरेंशियल की थ्योरी पढ़ी, साथ ही साथ में इक्विटी और प्रेफरेंशियल में हम लोगों ने डिफरेंसेस भी पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुक में आपको 8 पॉइंट्स दिए हुए, यानी 5 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना ही है। ठीक है, आगे हम लोगों को दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, जिसकी थ्योरी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग सिर्फ रीड कर ले कि टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर की कैटेगरीज कितनी होती है। इसको रीड करने के बाद में इसको आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें आगे हम लोगों को दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितने कैटेगरीज में डिवाइड होता है, कंपनी में जो कैपिटल का यूज़ करते हैं हम, वो कैपिटल कितने कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो कैटेगरी कंपनी की जो कैपिटल रहती है वो किन किन नामों से किन किन जगह पे यूज होती है। सबसे पहले था ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या होती है ये हम लोगों ने देखा। सेकंड नंबर पे अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल में एक होती है इशूड कैपिटल, तो वो कैपिटल जो हमने इशू करी है। सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड, पेड अप, रिजर्व कैपिटल, इस तरह से ये सारी कैटेगरीज थी कैपिटल की डिफरेंट। इन तरह से हमारा पैसा कंपनी में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ तक का वर्क कंप्लीट होने के बाद में आज हम लोग जो कैटेगरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा नया वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डिफरेंसेस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंसेस के 6 पॉइंट दिए हुए, एनी 4 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, एनी 4 पॉइंट आप लोग लर्न करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है मीनिंग। ऑथराइज्ड कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इशूड कैपिटल में दिया हुआ है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक। यहाँ पर अगर हम इन दोनों का मीनिंग पढ़े तो फर्स्ट दिया हुआ है कैपिटल स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब वो कैपिटल जो पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है, जिसको हम लोगों ने बताया है, वो कैपिटल हमारी कहलाती है ऑथराइज्ड कैपिटल। और इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी वो पूंजी होती हैं जो अमाउंट या जो हम लोगों ने शेयर्स पब्लिक में लॉन्च किए हैं और उनसे बेचने के लिए हमें जो अमाउंट रिसीव होता है। नेसेसिटी, इसकी अनिवार्यता क्या होती है, इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑथराइज्ड कैपिटल इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसकी इन्फॉर्मेशन देना या इसको बताना कंपलसरी होता है ऑथराइज्ड कैपिटल को, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो कितने से हमने बिजनेस को शुरू करा है ये हमें बताना कंपलसरी है। और सेकंड नंबर पे दिया हुआ है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टेट इशूड कैपिटल इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इशूड कैपिटल को पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्लेन करना या वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी नहीं होता है। स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल अकॉर्डिंग टू ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल की अमाउंट पे करी जाती है, या स्टैम्प ड्यूटी जो रहती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंगली पे की जाती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू इशूड कैपिटल। मतलब यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो रहती है वो इशूड कैपिटल से रिलेटेड या उससे संबंधित नहीं होती है। दोनों का वर्किंग परफॉर्मेंस जो रहता है वो डिफरेंट होता है। आगे दिया हुआ रजिस्ट्रेशन चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिपेंड अपॉन द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे हमें इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, पंजीयन शुल्क जो हिंदी में होता है, वो डिपेंड करेगा कि हमने कैपिटल कितनी यूज़ करी है। कैपिटल के अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस डिसाइड होगी। जितना कैपिटल ज़्यादा होगा रजिस्ट्रेशन का अमाउंट भी हमारा उतना ही बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट या रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिपेंड अपॉन द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी ने कितनी अधिकृत पूंजी का प्रयोग किया है या करने वाली है, उसके ऊपर हमारे बिजनेस की जो ऑथराइज्ड कैपिटल रहती है उसके ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिपेंड करेगा। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज डिपेंड ऑन द इशूड कैपिटल। सेम सिचुएशन इशूड कैपिटल के ऊपर भी रहेगा कि इशूड कैपिटल कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फाइन किया जाता है। आगे दिया हुआ डिटर्मिनेशन,
ऑथराइज्ड कैपिटल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स टू द कंपनी, नीड्स ऑफ द कंपनी। ऑथराइज्ड कैपिटल जो रहती हैं वो हमारे बिजनेस की इन फ्यूचर होने वाली और प्रेजेंट में जो है, मतलब आज हमें कितने कैपिटल की, कितने फंड की ज़रूरत है, ये हम तभी बता सकते हैं कि प्रेजेंट में आज हमारे बिजनेस की, कंपनी की क्या सिचुएशन है और इन फ्यूचर हमें कितना अमाउंट और लग सकता है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल को डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर हमारा निर्धारण किया जाता है। और इशूड कैपिटल इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द कंपनी। और इशूड कैपिटल जो रहती है वो सिर्फ प्रेजेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब ऑथराइज्ड में प्रेजेंट प्लस फ्यूचर रहता है और इशूड में सिर्फ फ्यूचर को, प्रेजेंट को ध्यान रखा जाएगा। अमाउंट, दिस कैन बी सेम और लेस देन द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे इसकी जो मात्रा रहती है, ये अमाउंट जो रहती है, मतलब जो इसकी क्वांटिटी या अमाउंट या मात्रा जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, दिस कैन बी सेम और लेस, मतलब ये कम और ज़्यादा दोनों हो सकती है या फिर इक्वल भी हो सकती है। और आगे दिया हुआ है दिस कैन बी सेम और लेस देन इन ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब ये इशूड कैपिटल के अकॉर्डिंगली रहती हैं और ये ऑथराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंगली रहती है। दोनों की जो अमाउंट रहती है, जो दोनों की मात्रा रहती है, वो डिपेंड करेगी दोनों के क्रॉस में। ऑथराइज्ड कैपिटल डिपेंड करती है इशूड कैपिटल के अकॉर्डिंगली, कम ज़्यादा होती है, और इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंगली अपनी नीड को पूरा करती है, नीड के अकॉर्डिंगली अपनी मात्रा को पूरा करती है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल के 6 पॉइंट्स हमको बुक में दिया है। एनी 4 आप लोगों को लर्न करना ही है और कॉपी में भी नोट डाउन करना है। आगे हम लोग देखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल में डिफरेंसेस। ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में तो हम लोगों ने पिछले इसमें भी पढ़ा, जो हमने जस्ट अभी वीडियो देखा, मतलब देखा हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड के बारे में तो हमें ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल हमको बहुत शॉर्टली यहाँ पे दिया हुआ था पेड अप कैपिटल के बारे में, कि पेड अप कैपिटल होती क्या है। पेड अप कैपिटल की यहाँ पे दिया था द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बिन पेड अप बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल। मतलब वो कैपिटल या वो पार्ट, वो पूंजी का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के द्वारा चुका दिया जाता है, पे कर दिया जाता है। पेड अप इट मीन्स वो चीज़ हमें रिसीव्ड हो चुकी है, तो वही हमारी पेड अप कैपिटल कहलाती है। अब यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंसेस दिए हुए हैं पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल में। यहाँ पर भी आप लोगों को ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल के 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एनी 4 पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मीनिंग दिया है, पेड अप कैपिटल का मीनिंग दिया हुआ है। ऑथराइज्ड कैपिटल तो वही कैपिटल होती है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसे पार्षद सीमा नियम कहते हैं, उसमें हम लोग शो ऑफ करेंगे। और पेड अप कैपिटल वो होती है, इट्स रेफर्स टू डेट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज पेड अप बाय द शेयर होल्डर। मतलब निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा अधिकृत पूंजी के द्वारा या शेयर होल्डर्स के द्वारा जो चुका दिया जाता है, पेड कर दिया जाता है, वही कहलाता है पेड अप शेयर या पेड अप कैपिटल। सेकेंड नंबर पे नेसेसिटी, इट इज नेसेसरी टू डेट शेयर कैपिटल इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब पार्षद सीमा नियम को अधिकृत पूंजी की जानकारी देना अपने कंपनी के नियमों के अनुसार जरूरी होता है। इट इज नॉट शो इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब पेड अप कैपिटल में हमें, पेड अप कैपिटल को हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हाईलाइट करना या शो करना कंपलसरी नहीं होता। स्टैम्प ड्यूटी, इसमें स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इसमें स्टैम्प ड्यूटी जो दी जाएगी वो दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी के आधार पर दी जाती है। और इसमें स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेड टू डेट सेम ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब स्टैम्प ड्यूटी जो रहती है वो पेड अप कैपिटल में पेड करना नहीं पड़ती है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस, द चार्जेस पेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिपेंड अपॉन द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। पेड अप कैपिटल इज नॉट बेसिस फॉर रजिस्ट्रेशन चार्जेस। पेड अप कैपिटल के लिए हमें रजिस्ट्रेशन पे करना कंपलसरी या रजिस्ट्रेशन को करवाना नीड नहीं होता है। डिटर्मिनेशन, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिटरमाइंड ऑफ द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। सेम चीज़ें कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो रहती है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की नीड्स को फुलफिल करते हुए यूज़ की जाती हैं,
लेकिन पेडअप कैपिटल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट नीड्स ओनली। प्रेजेंट नीड्स मतलब कंपनी की प्रेजेंट की सिचुएशन को, प्रेजेंट की जो ज़रूरत है, वर्तमान स्थितियों को पूरा करने के लिए यूज़ की जाती है। आगे दिया हुआ दिस कैपिटल कैन बी इक्वल टू और मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब ये पूंजी जो रहती हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल जो रहती हैं, वो कॉल्ड अप कैपिटल के अकॉर्डिंगली कम, ज़्यादा या बराबर हो सकती है। और यहाँ पे दिया हुआ है पेडअप कैपिटल में दिस कैपिटल इज इक्वल टू और लेस देन द ऑथराइज्ड कैपिटल। इस तरह से कॉल्ड अप कैपिटल और पेडअप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल का डिफरेंस हुआ। आगे अब हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी हम लोगों को पता है और रिजर्व कैपिटल क्या होता है ये भी हमें पता है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिए हुए हैं। एनी 5 डिफरेंसेस है, मीनिंग दिया हुआ है। इट्स रेफर टू डेट द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच शेल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट्स ऑफ द वाइंडिंग अप। मतलब वो कैपिटल, वो हिस्सा, कंपनी की वो पूंजी, जो पूंजी का भाग कंपनी के समापन के समय ही मांगे जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब हम लोगों ने रिक्वायरमेंट करी और रिक्वायरमेंट के पहले ही हमारा डिसोल्यूशन हो गया, एंड हो गया और वो कैपिटल वहीं पे वहीं एंड हो गई। आगे दिया हुआ है रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल्स प्रॉफिट आर कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। मतलब जो रिजर्व रहते हैं, कैपिटल रिजर्व जो रहते हैं, वह एक अमाउंट होता है। मतलब जो हमारा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से ही हम कुछ कुछ अमाउंट को निकाल के एक सीक्रेट रिजर्व के बेसिस पर तैयार करते हैं और वो फंड इन फ्यूचर हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। आगे दिया हुआ है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, नो एंट्री। मतलब रिजर्व कैपिटल की एंट्री करवाना या करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं रहेगा और इट इज शोन अंडर द हेड। मतलब रिजर्व और सरप्लस की एंट्री हमें बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में करना होती है। आप लोगों ने 11th में भी बैलेंस शीट बनाई है और अभी हम लोगों ने 12th में भी पार्टनरशिप्स करी है। उन पार्टनरशिप में हम लोगों ने देखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर हमारे जो अदर थे रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब रिवैल्यूएशन में भी हम लोगों ने देखा, उसमें भी जो बैलेंस शीट हमने बनाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में देखा, रिटायरमेंट में देखा। हम सब उन सभी बैलेंस शीट में हमारे पास कहीं ना कहीं रिजर्व रहते थे और वो रिजर्व कहाँ पर शो होते हैं? बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। तो यहाँ पर रिजर्व कैपिटल को, मतलब संचित पूंजी जैसे हिंदी में बोलते हैं, उसको हमें शो ऑफ करना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व हो या सरप्लस हो, वो एक कंपनी का लाइबिलिटीज मानकर उसको शो ऑफ करना कंपलसरी होता है। आगे दिया हुआ है टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड। मतलब ये किस समय यूज किया जाता है? चिट्ठे में लिखा होने के बाद में इसका उपयोग का समय क्या होता है, किस समय इनका यूज किया जाएगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है इट कैन बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रिजर्व कैपिटल का यूज तभी किया जाएगा जब कंपनी बंद हो रही है। मतलब कंपनी का जब हम लोग पूरी तरह से समापन कर रहे हैं तो उसी समय में हम लोग इस कैपिटल रिजर्व का यूज करेंगे, रिजर्व कैपिटल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का यह दिया हुआ इट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। मतलब यहाँ पर हमें कैपिटल रिजर्व का यूज तब करना है जब भी हमें बिजनेस में किसी तरह का कोई लॉस होता है, तो उस लॉस की सिचुएशन में हमें यहाँ पे इस चीज़ को रिटर्न ऑफ की सिचुएशन में हमें यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करना है। 3rd नंबर पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, इट कैन बी यूज राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। दिस कैन नॉट बी, मतलब यहाँ पर जो भी लॉस रहता है, जो भी हानि हुई है कैपिटल रिजर्व कैपिटल के अकॉर्डिंगली, उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एंट्री करना हमें कंपलसरी होता है। आगे हमको पॉइंट दिया हुआ है अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन रिक्वायर फॉर इट्स क्रिएशन। मतलब यहाँ पे हमें एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनी की एक्चुअल कंडीशन हमें यहाँ पे शो ऑफ करना होती है और यहाँ पे नो स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। मतलब इसका निर्माण करने के लिए, कैपिटल रिजर्व का निर्माण करने के लिए या कैपिटल रिजर्व को बनाने के लिए हमें एक्चुअल चीज़ को शो ऑफ करने की नीड नहीं होती है। इस तरह से हमारे यहाँ पे जो डिफरेंसेस थे वो था रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का। अब हम लोग यहाँ पर जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो दिया हुआ है मीनिंग ऑफ स्टॉक।
स्टॉक का मीनिंग आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है। स्टॉक शब्द हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है बैलेंस शीट में कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्कंध या फिर माल, है ना, और इंग्लिश में हमारा वर्ड होता है स्टॉक। तो स्टॉक होता क्या है, अब हम लोग कंपनी लैंग्वेज में स्टॉक का वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं कि एक्चुअल में स्टॉक होता क्या है। तो स्टॉक के लिए हमको यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है, व्हेन कंपनी रिजर्व द फुल ऑन शेयर related to stock. Its example, when share are fully paid then they can be converted into stock. मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बहुत इस लैंग्वेज को समझे या इस दोनों लाइंस का मीनिंग पढ़े तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कंपनी को स्टॉक से संबंधित, मतलब कंपनी जब भी अपने स्टॉक से रिलेटेड किसी भी शेयर का फुली पेडअप कर देती है, शेयर के अमाउंट को फुल पे कर देती है, तो जो अमाउंट रिसीव्ड होगा या जो अमाउंट हमारे पास में कलेक्ट होगा वही हमारा कहलाएगा स्टॉक। मतलब जिन शेयर्स को हम लोगों ने फुली पेड कर दिया है उन होल्डर्स को शेयर्स को सेंड करने के बाद में, सोल्ड करने के बाद में हमें जो रिसीव हुआ वही हमारा कहलाएगा, कन्वर्ट होता है स्टॉक में। मतलब माल है लेकिन वो अभी तक बिका नहीं है, तो वो जब तक यूज सोल्ड नहीं होगा तब तक वो हमारी असेट्स में काउंट नहीं होगा। असेट्स तो है लेकिन उसकी तरफ से हमें इनकम ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं हो पाया, अर्निंग कुछ नहीं हो पाई है। तो उन असेट्स का, उन स्टॉक का जब हम फुली अमाउंट पेड कर देते हैं तो वो जो अमाउंट रहती है या वो जो स्टॉक रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टॉक में। आगे दिया हुआ है, द स्टॉक मीन्स कलेक्टिव अमाउंट ऑफ फुली पेड अप शेयर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ एनी अमाउंट सो दैट दे कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड। मतलब यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि तो स्टॉक वो चीज़ होती है या स्टॉक का वो कलेक्शन या स्टॉक की वो कलेक्टिव अमाउंट, एकत्रित हुआ हिस्सा जो कि शेयर्स को बेचने से पूरी तरह से हमें रिकवर हो गया है, पूरी तरह से हमें रिसीव्ड हो गया है, वही रिसीव्ड अमाउंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने पे कहलाती हैं हमारे बिजनेस का स्टॉक, कंपनी का माल या फिर स्कंध। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को स्टॉक का मीनिंग पढ़ने के बाद में 6 पॉइंट्स दिए हुए शेयर और स्टॉक में डिफरेंसेस। अंश और स्कंध, इसको हम बोलते हैं स्टॉक, उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस दिए हुए, तो ये आप लोगों को करना ही है। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आप लोगों को करना है। शेयर हम लोगों ने अभी पढ़ा, स्टॉक भी हम लोगों ने पढ़ा, दोनों के बीच के डिफरेंसेस अब आप खुद से सेल्फ लर्न करके देखेंगे और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। आगे हमको दिए हुए है प्रिलिमरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमरी एक्सपेंसेस वैसे तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही है कि प्रिलिमरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रिलिमरी एक्सपेंसेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। ऐसे एक्सपेंसेस जो स्टार्टिंग में ही किए जाते हैं, मतलब नीड रहती है जिन एक्सपेंसेस को करने की, जिन खर्चों को पूरा करना हमारे लिए नीड होती है, कंपलसरी होता है, वो एक्सपेंसेस हमारे कहलाते हैं प्रिलिमरी एक्सपेंसेस या फिर प्रारंभिक व्यय। यहाँ पे दिया हुआ है नेसेसरी एक्सपेंसेस मेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड प्रिलिमरी एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे खर्चे या ऐसे व्यय जिन्हें कंपनी की स्थापना के लिए करना कंपलसरी है, कंपनी का निर्माण हो रहा है और उस समय जो एक्सपेंसेस आप करते हो उन एक्सपेंसेस को जब करना कंपलसरी हो जाता है या कंपनी की नीड रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो रिक्वायरमेंट वाले एक्सपेंसेस ही यहाँ पे हमारे प्रिलिमरी एक्सपेंसेस या फिर हिंदी में अगर हम समझें तो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सपेंसेस किस तरह के हो सकते हैं, कंपनी की स्टार्टिंग के समय में किस तरह के एक्सपेंसेस को करना पड़ सकता है, तो उनकी हमें यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। सबसे पहला दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के वो खर्चे या वो अमाउंट जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाने के लिए, उनका प्रिंट करवाने के लिए हमें करना पड़ा है ना। कंपनी को हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहती है, रजिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे घरों की भी रजिस्ट्री होती है जिसके बेसिस पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये लीगल हमारा मकान है, ये मकान की अथॉरिटी हमारी है, हमारा खुद का स्वयं का अस्तित्व, दायित्व है इस मकान का, दायित्व नहीं, हमारी खुद की ये असेट है, तो वहाँ पे उन असेट्स को शो ऑफ करने के लिए हमें रजिस्ट्री लगती है। उसी तरह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसमें प्रिलिमरी एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस काउंट होंगे
जो कंपनी की स्टार्टिंग के समय ही करना नीड होते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। सेकेंड दिया हुआ है स्टैम्प ड्यूटी, फीस ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब स्टैम्प ड्यूटी हमें देना पड़ती है, रजिस्ट्रेशन की फीस हमें करना ही पड़ेगी, पे करना ही पड़ेगी। फीस पेड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली जो भी फीस रहेगी वो भी इन एक्सपेंसेस में काउंट होगी। कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स एंड कॉमन सील, कंपनी की जो प्रिलिमिनरी पुस्तकें, प्रारंभिक किताबें या पुस्तकें हैं, प्रिलिमिनरी बुक्स जो है वो, और साथ ही साथ में हमारे साथ में आता है कॉमन सील, कंपनी की जो सार्वभौम मुद्रा रहती है, मतलब वो जो सील बनती है, उस सील को भी बनवाने के लिए हमें एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे, खर्चे करवाने पड़ते हैं। वो सील कितनी है, कितने हिसाब से बनी है, कितने बार बनेगी, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, वो सब चीज़ें उस सील के अकॉर्डिंगली हमारा डिसाइड होगा कंपनी में, उसके यूज़ के अकॉर्डिंगली। आगे हमको दिया हुआ है फीस पेड टू वैल्यूअर द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस इफ अ रनिंग बिजनेस हैज़ बीन परचेज्ड, मतलब ऐसे खर्चे या वो खर्चे जिसको हमने, कंपनी का निर्माण तो नहीं हुआ है, मतलब हमने कंपनी की स्टार्टिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करा है, लेकिन हमने किसी करंट बिजनेस को, मतलब किसी और के बिजनेस को हमने टेक ओवर करा है, परचेज कर लिया है, तो उस बिजनेस को परचेज करने के लिए भी उसके जो खर्चे रहते हैं, छोटे मोटे, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रांजेक्शन फीस, ट्रांसफर अमाउंट जो भी रहेगा वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट होगा। कमीशन पेड टू ब्रोकर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अभिकोपन, ब्रोकर यानी हमारा होता है अंशों को बेचने वाला प्रतिनिधि, मतलब एक ब्रोकर जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो दलाल, मतलब हमारे शेयर्स को जो कस्टमर तक सेल करवाता है, जो हमारे शेयर्स को सोल्ड करने में हमारी हेल्प कर रहा है, वो कहलाएगा ब्रोकर। तो उस ब्रोकर को उस काम के बदले में हमें पेड करना रहता है कमीशन, तो यहाँ पे वो चीज़ भी काउंट होगी। तो इस तरह से ये सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। आगे दिया हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड द बैलेंस शीट, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो बैलेंस शीट में कहाँ की साइड में आएंगे, उन एक्सपेंसेस को हमें बैलेंस शीट में कहाँ की साइड शो करना है, तो ये अब हम लोग आगे समझते हैं। उसमें हमको दिया हुआ है ये काउंट होते हैं करंट असेट्स के अंदर काउंट होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है जो एक्सपेंसेस पूरी तरह से रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, पूरी तरह से जो अपलिखित कर दी जाते हैं, प्रारंभिक व्यय जिनके अमाउंट हम लोगों ने पूरी तरह से पे कर दिए, तो ऐसे एक्सपेंसेस को, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग असेट्स के, करंट असेट्स के सब पार्ट में काउंट करते हैं। उसके बाद हमको दिया हुआ है इशूड एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इशूड एंड अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर मतलब अंशों का निर्गमन और आवंटन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। तो इशू एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट यानी आवंटन और इशू यानी निर्गमन। तो अंशों का निर्गमन और आवंटन, इशू ऑफ शेयर, अलॉटमेंट एंड इशूड। यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है सेल ऑफ शेयर इन कैश, फिर दिया हुआ है सेल ऑफ शेयर इन कैश, फिर इशू ऑफ शेयर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन द कैश, और नेक्स्ट नंबर पे हमको दिया हुआ है इसमें अमाउंट। इस तरह से हमारे पास में तीनों चीज़ें काउंट होंगी। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक का पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स आज लोग अपने वीडियोस के थ्रू समझेंगे। किसी को कुछ क्वेरी रहती है तो एक स्कूल टाइमिंग में आप मुझसे बात करेंगे, पूछेंगे। नेक्स्ट डे आप लोगों का इसी के बेस पर वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम लोगों की ऑनलाइन जो स्टडी होगी वो हम करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखना। हम लोग लेसन नंबर 7 की इस थ्योरी को स्टार्टिंग से उस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स अपने वर्क को कंप्लीट करें। जहाँ पर आप लोगों को वर्क कंप्लीट करने का बोला उतने पॉइंट्स अपनी ऑन लैंग्वेज में कंप्लीट करके अपनी कॉपी रखें, और कल आप लोग मुझे उस कॉपी को शो करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में।